ऑलराइट, हाँ तो હોલના અંદર તો ચાલુ થશે. એલા પેની નહીં હે. हाँ હું પણ કરું તારી, બહુ મજા આવશે. वो जो सचिन दादा है ना, उनको बोल के पेन किधर है. हाँ भूल गए होंगे, देखिए. एसी का रिमोट भी लेके आइए अंकल. नहीं है, हाथ से ही, हाथ से ही करना है बेटा, कर ले. अरे अंदर आंगળી નાખ, અંદર એક બટન છે, ઈ બટન ને ટચ કરીશ તો કાં તો તું મરીશ, કાં તો એસી ચાલુ થશે. થયું? મત્યું તો આંગળ બરાબર નત કરતો તું. काका आएंगे ना, काका को बोलना. ये हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 वाला पार्ट किया था क्या? वांट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्सनल इनकम. एक बार चेक करो. मेरे ख्याल से अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया था, एंड साथ में वी हैड स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वांट एज वेल. आजा भाई आजा, कोई तो आगे आ जाओ, अच्छा लगेगा मेरे. कर ले बेटा, तू भी कर ले. ए गया. बस अब और उंगली मत कर. चलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये वाला आंसर आधा तो पक्का पढ़ाया रहेगा. I must have explained what is a want, I must have explained what is an economic activity, personal income पूरा हो गया, wealth, goods and services, utility भी हो गया, value भी हो गया. क्या बात है, value in use हो गया, value in exchange हो गया. ओहो, चलो तो एक बार रिवाइज करते हैं. If this is done, then it is a good thing. जाने दे, इसका कोई फायदा नहीं है. So whenever we talk about economics, economics के दो branches है. बताओ, what are the name of two branches of economics? मस्त, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब छोटा छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा. माइक्रो का मतलब इट स्टडीज द होल इकोनॉमी के पार्ट ऑफ अ इकोनॉमी, इसीलिए वो माइक्रो है. जबकि व्हेन यू स्टडी द होल इकोनॉमी इट इज कॉल्ड एज मैक्रो. मैक्रो और माइक्रो के लिए दो ग्रीक वर्ड्स है. व्हाट आर द टू ग्रीक वर्ड्स? मीक्रॉस एंड मैक्रॉस. मीक्रॉस मतलब 1 millionth ऑफ अ पार्ट. याद है क्या? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. देख मैंने मार्किंग दिया रहेगा दैट माइक्रो मीन्स स्मॉल. स्मॉल का मतलब होता है मिलियंथ पार्ट. जबकि मैक्रो का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर होता है कि एग्रीगेट होता है? एग्रीगेट. इंडिविजुअल होता है कि टोटल होता है? So if I talk about my income, it is which income? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट के मैक्रो का पार्ट? पर पूरे नेशन का बात करेंगे तो so national income is a macroeconomic concept, but an individual's income is a microeconomic concept. Prices या fees of professional academy for 11th and 12th standard, ये माइक्रो कॉन्सेप्ट है कि मैक्रो है? बट अगर मैं पूरा एजुकेशन सिस्टम का बात करेगा तो, क्योंकि when you talk about a particular firm, particular commodity, क्या बोला? particular, then it is micro. But when you talk about the aggregate of everything, when you talk about aggregate, then it is macro. ए aggregate का मतलब small के large. ये माइक्रो और मैक्रो शब्द देने वाले आदमी का नाम क्या था? रैगनर फ्रिस्क. रैगनर फ्रिस्क ने कौन से ईयर में दिया? 1933.
आर वी क्लियर? चलो मेरे को सबका मीनिंग चाहिए. व्हाट इज अ वांट? अ नीड या तो अ डिजायर. इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन के इट इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन? परफेक्ट. वांट का कैटेगरीज बताओ. क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट. कहने से वांट्स का 3 कैटेगरी है. नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर रोटी कपड़ा मकान. कंफर्ट्स विल मेक योर लाइफ बेटर एंड लग्जरीज विल मेक योर लाइफ सुपर डुपर फैब्युलस. मतलब कहना है से आप इतना आराम से रहेगा कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है. हैविंग अ हाउस इज अ नेसेसिटी बट लिविंग इन एंटीलिया लग्जरी है. खुद का 27 माले का बिल्डिंग है उसके पास. सो हैविंग अ नॉर्मल कार इज अ नेसेसिटी के कंफर्ट बट बाइंग अ रोल्स रॉयस का कार इज अ. So I hope you understand that necessities का कितना पार्ट है? 3. necessities, comforts and luxuries. चल दूसरा वाला कौन सा? एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 होती है. कौन सी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है? क्या बात है. 1 नंबर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड. कैन आई से प्रोडक्शन इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू और कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग बात करते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? टू द फैक्टर्स ऑफ. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलता है? लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. वेजेस एंड सैलरीज. और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर क्या लेकर जाता है? हर बार उसको प्रॉफिट हो ये जरूरी है क्या? कहना ऐसे उसको लॉस भी हो सकता है. सो कहना ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस. कोई भी चीज फ्री में मिलती. क्या मैं यहां पर लेक्चर ले रहा है तो क्या मैं फ्री में ले रहा है? मतलब मेरा पैशन है. पैशन अपनी जगह पर, घर अपनी जगह पर, पैसा चाहिए ना. सो आई एम गिविंग माई time. Okay, I am giving my service in exchange for money. Barabar. And finally there was one more thing called as consumption. Why do we consume goods and services? For satisfaction. What level of satisfaction do you require? Maximum level of satisfaction. Are we clear? चल next वाला कौन सा? income. What is personal income? It is income from one source के all the sources. जो भी इनकम मैंने कमाया उस पर मेरे को क्या पे करना पड़ेगा? कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट इज ऑन गुड्स एंड. आई रिपीट, डायरेक्ट इज ऑन, इनडायरेक्ट इज ऑन. तो मैंने जो पैसा कमाया वो मेरा इनकम है. इनकम पर जो टैक्स भरना पड़ेगा वो कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स. सो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स. क्या बोला? विच इनकम माइनस विच इनकम? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये बराबर है. फिर ये 4 कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? बोलो. सबसे पहला क्या आया? वेल्थ. व्हाट इज वेल्थ? मेरे को तो याद ही नहीं. वेल्थ का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था. सत्य. वेल्थ का क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था? वेल्थ में क्या क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक में मत देख रहे. ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, स्कैरसिटी होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए. वेरी गुड. अभी इसमें से सब लोगों ने नीचे देख देख कर मस्त आंसर दिया. बता व्हाट इज यूटिलिटी? 1 नंबर. इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. क्या वांट और वांट सैटिस्फाइंग पावर सेम है? मैचिंग मैचिंग के अलग अलग? वांट किसका होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर किस में होता है? कमोडिटीज में होता है. गुड्स भी चलेगा. सो वांट और वांट सैटिस्फाइंग पावर अलग. आई एम थर्स्टी. व्हाट इज माय वांट? वाटर इज माय वांट. आर यू श्योर? मस्त बोल रहे. तेरा नाम क्या? 1 नंबर शौर्य. बहुत आगे जाएगा. सो शौर्य बोलता है कि सर वाटर इज नॉट माय वांट. मैं पानी से थोड़ी मेरा प्यास बुझाएगा. नारियल पानी से बुझाएगा, कोकोनट वाटर से बुझाएगा. वो वही हो गया. नहीं, और किससे बुझा सकता है? जूस से बुझा सकता है, नींबू पानी से बुझा सकता है. बाकी तो जो तू सोच रहे गंगा जल, उससे भी बुझा सकता है. सो कैन आई से वांट इज टू क्वेंच माय. वाटर इज अ कमोडिटी.
Gangajal is a, I hope you understand. Then liquor is a commodity. Cold drink is a commodity. Juice is a commodity. I want to cover my body. What is my want? गलत. हाँ ना, जरूरी थोड़ी है क्लोथ से ही करेगा. शौर्य जंगल में रहता है, आदिवासी. झिंगा लाला हूँ. अमीर रहेगा तो 2 पत्ता, गरीब रहेगा तो 1 पत्ता, पीछे बकरा छोड़ देगा 9 पत्ता. एक कहना से आई कैन कवर माई बॉडी विथ लीफ. जंगल में तो लोग, आदिवासी लोग तो पत्ते से कवर करते हैं. इंसान लोग कपड़े से करते हैं. पर इंसान में भी 2 कैटेगरी है, एक मेल एक फीमेल. मेल अलग कपड़ा वापरेगा, फीमेल अलग कपड़ा वापरेगा. सो कहना से दैट क्लोथ्स इज अ कमोडिटी. आई वॉन्ट टू राइट. व्हाट इज माई वॉन्ट? ए दारुड़िया इथे ध्यान दे रे. आई वॉन्ट टू, देन माई वॉन्ट इज टू राइट. मैं किससे लिख रहा है? डिजिटल पेन. तू किससे लिखेगा? पेन या पेंसिल से. सो पेन, पेंसिल, डिजिटल पेन इज अ commodities. Therefore want and want satisfying power are not the same. ए बराबर. चल नेक्स्ट वाला. एक था यूटिलिटी. यूटिलिटी के बाद स्कैरसिटी होना चाहिए. स्कैरसिटी का मतलब कोई भी चीज का अवेलेबिलिटी अबंडेंस में है कि कोई भी चीज का अवेलेबिलिटी डेफिसिट में है. डेफिसिट में है मतलब कहना इसे जितना लोगों को चीज चाहिए उतने क्वांटिटीज में अवेलेबल. सो वेल्थ ऐसा होता है जिसका स्केर्सिटी है. वेल्थ ऐसा होता है जो इसका यूटिलिटी है. वेल्थ ऐसा होता है जो ट्रांसफरेबल है. क्या है ट्रांसफरेबल? मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड प्लेस टू प्लेस. ये हाँ ना. क्या ये प्रोजेक्टर को मैं ट्रांसफर कर सकता है? कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है? क्या मैं प्लेस टू प्लेस हो सकता है? सो कहना इसे ये प्रोजेक्टर को डैश. लेक्चर कितने बजे का है? आता कितने बजे? चीचा आगे बैठ. चल पेनल्टी तो पड़ेगा ना. नाम क्या है तेरा? है मिलित. आजा मिलित. फिर भी बीच में बैठा, जाने दे. सो can I say wealth is transferable from place to place as well as person to land. पर्सन टू पर्सन उसका क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप. सो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो भी लैंड तो भी वेल्थ है, और अगर प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर हुआ तो भी वेल्थ है. और चौथा फीचर क्या था? इट शुड हैव एक्सटर्नैलिटी. क्या होना चाहिए? एक्सटर्नैलिटी का मतलब एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. एक्सटर्नल टू, बोलो व्हाट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी? इज दिस वॉच वेल्थ? बेल्ट, वॉलेट, शूज, किडनी. अरे बिकता है ना. हाँ बेच सकते हैं ना. हाँ तो वेल्थ है ना. जो बिकता है वो वेल्थ है. ये बिकता नहीं है ऐसा कोई तो बोला बेटा. किडनी बिकता है. ला 50 लाख रुपया देता हूं तेरे को, किडनी दे दे. दिखता नहीं है. हाँ बिकता है, दिखता नहीं है. बट बेटा वो इंटरनल टू ह्यूमन बॉडी है, एक्सटर्नल. सो बेटा 2 चीजें होती है, या तो इंटरनल या तो वेल्थ क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल. सो टोटल वेल्थ के कितने फीचर्स आए? 4. पहला फीचर यूटिलिटी, दूसरा स्केर्सिटी, तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी और चौथा एक्सटर्नलिटी. आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट. गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर. Utility is the want satisfying power of a want, and want satisfying power of the commodity are not the want consumer का want satisfying power commodity का. लास्ट वाला कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वैल्यू. वैल्यू क्या होता है? या तो वैल्यू इन यूज, या तो वैल्यू इन यूज कौन से गुड्स का होता है? इकोनॉमिक गुड्स का, के फ्री गुड्स का? फ्री गुड्स मतलब जिसका अवेलेबिलिटी नेचर में है, फ्री में है. रेन के लिए भगवान को जीपे किया. भगवान बारिश चाहिए 50 रुपया बेचता हूँ. भगवान बारिश नहीं चाहिए 100 रुपया बेचता हूँ. ऐसा बारिश के लिए अपन जीपे कर सकता है. पेटीएम करो. ऐसा पॉसिबल? इट इज अ डैश गुड, फ्री गुड. ऑक्सीजन, एयर, कहना से ये सबका वैल्यू इन यूज है. ये सबका वैल्यू इन, इसको एक्सचेंज करने का कोई वैल्यू, इनका कोई प्राइस ही नहीं है. दे आर अवेलेबल फॉर फ्री इन द नेचर. बट जो चश्मा तूने पहना है वो कौन सा गुड? फ्री गुड के इकोनॉमिक गुड?
आपने जो टी शर्ट पहना है, जो लोग नेल पॉलिश लगा कर आते हैं, नहीं लगाया, मेहंदी, मेहंदी इज अ इकोनॉमिक गुड, चश्मा इज अ इकोनॉमिक गुड, गले में जो चेन पहना रहेगा वो इकोनॉमिक गुड। अब बता, डायमंड का, गोल्ड का वैल्यू इन यूज ज्यादा है कि वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है? वेयर एज वैल्यू इन यूज है पर कम है। आर वी क्लियर? श्योर। सो इकोनॉमिक्स में कितने वैल्यू के बारे में बात करने का? दो, एक का नाम वैल्यू इन, एक का नाम वैल्यू इन। पक्का समझ में आया है? सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 7। आर वी डन विथ क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल? पक्का? मस्त था ये वाला आंसर। इसमें 7 पॉइंट थे, 7 में से 5 पॉइंट तो डिफर वाले थे और 2 पॉइंट को अपने को याद करना है। चल, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड कि अनलिमिटेड? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग के नॉन रिकरिंग? कैन आई से few wants are recurring, few wants are occasional, few wants are, whereas few wants are, चलो अनलिमिटेड के बाद रिकरिंग, बाद में 5 पॉइंट जिसमें डिफर्स। वॉन्ट्स डिफर एज पर जेंडर, मेल का वॉन्ट्स अलग, फीमेल का वॉन्ट्स अलग। दूसरा, इट डिफर्स एज पर एज, बच्चा रहेगा तो मैं मीमो को पेंट्स अच्छी नहीं लाए, ए हाँ। और अगर तेरे जितना अडल्ट रहेगा तो तेरे को डायपर चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, बुक्स चाहिए, पढ़ना चाहिए बेटा जिंदगी में, नहीं ना बोलता है। इनकम, इनकम कोई गुड है? हाँ, वो बात तेरा बात बरोबर है, पर वो पॉइंट नहीं है। अपना 5 पॉइंट था। वॉन्ट्स डिफर एज पर एज, वॉन्ट्स डिफर एज पर जेंडर, वॉन्ट्स डिफर एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वॉन्ट्स डिफर एज पर कल्चर एंड वॉन्ट्स डिफर एज पर क्लाइमेटिक कंडीशंस। और तेरा बात सही है, वॉन्ट्स विल डिफर विथ इनकम ऑल्सो। रिच रहेगा तो तेरा डिमांड अलग रहेगा, पुअर रहेगा तो तेरा डिमांड अलग रहेगा। आर वी क्लियर विथ दैट? चल, लिख सकते हैं, पर मार्क्स नहीं देगा तो क्या फायदा उसका? अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वो लोग ने नहीं दिया है ना, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, तू एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर लिख सकता है, बट एज अ आंसर तू उसको अलग से पॉइंट लिखेगा तो इट इज द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर टू गिव यू अ मार्क और नॉट टू गिव यू अ मार्क। क्लियर है ये? चल, नेक्स्ट वाला आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 9। कैन आई से वॉन्ट्स का क्लासिफिकेशन? या तो वॉन्ट कैन बी इकोनॉमिक या तो, नहीं समझा मेरे को, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में फर्क क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब फॉर विच यू हैव टू पे अ प्राइस, वेयर नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसके लिए यू डोंट हैव टू पे अ प्राइस। आज मेरे को विटामिन डी लेने के लिए धूप लेना है, ऐसा बोलते हैं ना, सुबह का 8 से 9 बजे वाला जो टाइम होता है उसमें धूप लेने का तो विटामिन डी मिलता है। तो क्या ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है। It is a non-economic activity. So those activities for which you need to pay a price is an, for which you don't have to pay a price is an. For example, मैं मेरे बेटे को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा तो क्या मैं उससे फीस मांगेगा? मैं बोलेगा ला फीस ला, तो बोलेगा जा बाप से ले, बाप तो मैं, तो मैंने मेरे बेटे को जो पढ़ाया उसमें गुड या सर्विस क्रिएट तो हुआ, बट क्या उसके लिए एक्सचेंज हुआ? मतलब इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉन इकोनॉमिक? अच्छा, आज कोई ट्रेन में आया, ट्रेन में तू अकेला था? नहीं, बहुत सारे लोग था, तो ट्रेन का वॉन्ट तेरे अकेले का है कि कलेक्टिव वॉन्ट है? इस क्लास में क्या तू अकेला बैठा है और 30-35 लोग बैठे हैं? मतलब केनाई से जब भी वॉन्ट के बारे में बात करते हैं तो वॉन्ट या तो कलेक्टिव हो सकता है या तो इंडिविजुअल हो सकता है। वॉन्ट कैन बी, या तो मेहंदी लगाना है, कलेक्टिव वांट है, तेरे को भी लगाने का है नहीं। सो वो एक इंडिविजुअल का चॉइस है। इंडिविजुअल का जो चॉइस रहेगा वो कौन सा चॉइस, कौन सा वांट? इंडिविजुअल वांट। पर पूरे ग्रुप को अगर कुछ करने का रहेगा तो वो कौन सा वांट? ट्रैवलिंग इन बस, कलेक्टिव वांट। ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, कलेक्टिव वांट। अटेंडिंग अ क्लास, कलेक्टिव वांट। जबकि मेरे को मैंगो खाना है, इंडिविजुअल का वांट। मेरे को रिक्शा में ट्रैवल करने का है। सो कैन आई से दैट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ वांट्स, या तो इंडिविजुअल या तो कलेक्टिव। एंड फाइनली बेटा कैन आई से वांट्स का कैटेगरीज, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आर वी क्लियर?
अगर मेरा यहां तक हुआ रहेगा तो आई एम श्योर कि ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। देख जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वैल्यू इन एंड वैल्यू इन, क्या ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ। पहला फीचर यूटिलिटी, दूसरा फीचर, तीसरा, चौथा, क्या ये भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। चल नेक्स्ट वाला एक और, नहीं ये वाला नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। चलो सो आज अपना टारगेट है ये वाला आंसर एंड आई विल बी गिविंग यू सम टाइम टू रिवाइज एन आंसर एंड राइट दैट आंसर इन द क्लास। बुक बंद करके आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन वन आंसर। पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा सो टेंशन मत लो। चल आंसर का नाम क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। क्या पहला दो टाइप समझाने का जरूरत है। चल पहला दो टाइप में नाम क्या है, या तो पर्सनल, या तो इनकम पर्सनल इनकम रहेगा, या तो पर्सनल डिस्पोजेबल। पर्सनल इनकम इज फ्रॉम वन सोर्सेज के ऑल द सोर्सेज। मैंने जो पैसा कमाया वो मेरा इनकम, मेरे पापा ने मेरे को जो पैसा दिया वो मेरा पर्सनल इनकम, मैंने जो ट्रेन में जाते जाते शेरडे वाले साईं बाबा जो भीख मांगा वो भी मेरा पर्सनल इनकम, मैंने बीवी के वॉलेट से जो पैसा डापा वो भी पर्सनल इनकम, बराबर। सो पर्सनल इनकम इज फ्रॉम वन सोर्सेज ऑल द सोर्सेज। वेर एज जो भी इनकम कमाया उस पर क्या पे करना पड़ेगा, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस करेगा तो कौन सा इनकम मिलेगा, पर्सनल इनकम टैक्स। बेटा जितना तेरा साइज है ना उसके हिसाब से तुझे बहुत आगे बैठना चाहिए, तू दिखीच नहीं रही है मेरे को, जाने दे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला इनकम, या तो इनकम कैन बी डैश और डैश, फिक्स्ड या तो फिक्स्ड इनकम मतलब इट विल चेंज के इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो अंडरलाइन करना, इट रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला, इट रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा इसके अंदर वेजेस नहीं आना चाहिए, रेंट और सैलरी आर द करेक्ट एग्जांपल्स। ए रेंट बदलता है कि रेंट कांस्टेंट रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर, कांस्टेंट। सैलरी तू काम कर या मत कर, तू प्रोडक्शन कर या मत कर, कांस्टेंट रहेगा। बट फ्लक्चुएटिंग इनकम कांस्टेंट रहता है कि बदलता है। So can I say that income which is not or which keeps on changing or fluctuating is called as your fluctuating income? ये बराबर है। What is an example of fluctuating income? Can I say profit, wages? ये wages fixed होता है कि wages differ करता है? कैन आई से मेरा मैं दिन का 8 घंटा काम करेगा तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, दिन का 10 घंटे का काम करेगा तो 10 घंटे का इनकम मिलेगा। सो दो टाइप का इनकम, या तो फिक्स्ड रिमेन्स स्टेबल कांस्टेंट, वेर एज फ्लक्चुएटिंग इनकम कीप्स ऑन और फ्लक्चुएटिंग। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज बाय द नेम ऑफ मनी इनकम एंड रियल इनकम। ये कौन सा दो इनकम, मनी इनकम एंड काका पानी, हाँ, मनी इनकम एंड रियल इनकम। कोई है क्या जिसने मनी इनकम रियल इनकम अपने पास्ट में 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? डज एनीबडी नो द डिफरेंस बिटवीन अ मनी इनकम एंड अ रियल इनकम बाय एनी चांस? ट्राई करना है किसी को, बुक में देखकर देखेगा तो आएगा नहीं, डिफिकल्ट है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया है। लग नहीं रहा है किसी को आएगा तो मैं ही मेहनत करता हूं। बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनकम। इनकम को हमने एज ऑफ नाउ दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम है मनी इनकम और बेटा दूसरे का नाम है रियल इनकम। किसी भी गाउठी गवार लेमैन को जाकर पूछेगा ना तो वो हमेशा कौन से इनकम के बारे में बात करेगा, मनी, क्योंकि अपने को समझ में आता है। मनी इनकम तो सबको समझ में आना चाहिए। बोल, व्हाट इज मनी इनकम? द इनकम दैट आई रिसीव। मतलब जो भी मेरे पास कैश है, जो भी मेरे पास करेंसी है, जो भी मेरे पास कॉइन्स है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा मेरा कौन सा इनकम। पर अपने को फोकस किस पे करने का है? तो बेटा रियल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज
परचेजिंग पावर। सुना है परचेजिंग पावर? अगर नहीं सुना है तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। क्या बोला? परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? खरीदने की। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आपने शायद एक और वर्ड सुना रहेगा, विच इज वैल्यू ऑफ मनी, पैसों की कीमत। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बहुत बार सुनाया रहेगा, पैसों का कीमत करो सालों। सो पैसों का कीमत, परचेजिंग पावर, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है एक फैक्टर जिसका नाम है प्राइस। जिसका नाम है, कहना इसे, आज से थोड़े महीने पहले ऑटो रिक्शा का रेट 23 रुपया था, उसके थोड़े पहले 21 रुपया था, और थोड़े सालों पहले 18 रुपया था। ऑटो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर का पहले कितना लेता था? 18, मिनिमम 1.5 जो भी रहेगा, 1.5 किलोमीटर का 18। आज वही 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मेरे को कितना देना पड़ रहा है? सो कहना इसे परचेसिंग पावर बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। 26 रुपया देकर क्या तू ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल किया? देख मैं वापस बताता हूं, पहले 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तू 18 रुपया देता था, आज वही 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तू कितना दे रहा है? तो क्या तेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया है कि कम हो गया है? कम हो गया ना। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल योर मनी इनकम इज ₹100। कितना है? तेरे को 100 रुपया मिला, और हम अज्यूम क्या करते हैं बेटा कि तेरा ये जो मनी इनकम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। 100 रुपया है, कुछ भी हो जाए 100 ही रुपया रहेगा, ना ज्यादा ना कम। लेट अस से कि द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10। एक चॉकलेट कितने का? तो 100 रुपए में कितना चॉकलेट खरीद पाएगा? सो कैन आई से द क्वांटिटी दैट यू कैन डिमांड is how many units? तो what is the purchasing power? 10 units. What is the purchasing power 10 units when the income is 100 and the price is 10? Income is, price is, तो तेरा purchasing power 10 units. Suppose यही चॉकलेट का प्राइस अगर 20 रुपीज हो गया, तेरा इनकम चेंज हुआ क्या? नहीं। फिर भी तेरा परचेसिंग पावर चेंज हो गया। फिर भी तेरा परचेसिंग पावर, व्हेन प्राइस राइजेस योर इनकम इज कांस्टेंट, यू कैन परचेज हाउ मेनी यूनिट्स? सो व्हाट हैपेंड व्हेन द प्राइस राइजेस? ए बोलो, व्हेन द प्राइस राइजेस your purchasing power falls, reduces, decreases, and when the price, your purchasing power, there is a which relationship? Inverse. arrows कौन से direction में जा रहा है? same direction में कि opposite? when arrows go in the opposite direction it is called as an inverse relationship. so बेटा हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? या तो कैन आई से मनी इनकम इज द कैश करेंसी, बैंक मनी, वॉट एवर इनकम दैट आई रिसीव। क्या बोला? मनी इनकम इज द इनकम दैट अ पर्सन रिसीव्स। RECI बराबर है क्या? गलत रहेगा तो तुम सही करना। आर वी क्लियर टिल हियर? वेयर एज व्हाट इज रियल इनकम? परचेसिंग पावर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ मनी, एंड कैन आई से रियल इनकम इज डिपेंडेंट ऑन, सो कैन आई से डिपेंडेंट ऑन प्राइस। ये रियल इनकम बोल, रियल इनकम का ही दूसरा नाम परचेसिंग पावर, उसका ही दूसरा नाम वैल्यू ऑफ मनी। सो एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो विच इनकम? रियल इनकम। आर वी क्लियर? सो देख अपने टेक्स्ट बुक के अंदर मनी इनकम दिया है, इट इज द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एक्चुअल, इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम इन कैश। से फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपया,
बट ये 5,000 से मैं क्या खरीद सकता है वो मेरा परचेजिंग पावर. इट इज द रियल इनकम. कमोडिटी इज परचेज्ड आउट ऑफ मनी. आर वी क्लियर? पक्का. चल नेक्स्ट इनकम जोड़ी नहीं है, एक सेपरेट इनकम है जिसका नाम क्या है? कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इनकम मिलता है. किसके बेसिस पर? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्रोफेशनल एकेडमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर लेक्चर्स लूंगा जिसके लिए आप मुझे इतना पैसा देंगे. मैंने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के वजह से पेमेंट मिलता है तो उसको कौन सा इनकम बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल. इट इज बेस्ड ऑन सर्टन एंड कंडीशंस. एग्जांपल देख, मैंने मेरा दिया प्रोफेशनल फीस. अच्छा, ये लेक्चर के लिए ये लैंड को रेंट पर लिया रहेगा तो लैंड के लिए एक अग्रीमेंट साइन होता है. अग्रीमेंट के लिए क्या पे करना पड़ेगा? रेंट. ये बराबर. सो लैंड के ऊपर रेंट, मैंने जो किया उसके लिए फी. सच एन इनकम इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम. और एक और इनकम है जिसका नाम क्या है? दिख नहीं रहे? रेसिड्यूअल. ये कौन सा इनकम? रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ, लेफ्ट ओवर. मस्त. तो देख वो लोग ने एग्जैक्ट वही वर्ड यूज किया है. इनकम विच इज आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. में कौन कौन आता है? तो लैंड को क्या देना पड़ेगा? लेबर को क्या देना पड़ेगा? कैपिटल को क्या देना पड़ेगा? ये सब पेमेंट होने के बाद जो बचेगा वो कौन सा इनकम? वो कौन सा इनकम? रेसिड्यूअल. सो रेसिड्यूअल इनकम का बहुत सारा एग्जांपल है कि एक ही एग्जांपल है? एक ही, प्रॉफिट. वही तो बचा हुआ इनकम है ना. इट इज द लेफ्ट ओवर इनकम आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आर वी क्लियर? अब दो और टाइप का इनकम आया. या तो इनकम कैन बी अर्नड या तो इनकम कैन बी अनअर्नड. क्या बोला? या तो इनकम कैन बी या तो इनकम कैन बी. चलो मेरे को बताओ ना, इनकम अर्नड का मतलब क्या, इनकम अनअर्नड का मतलब क्या? अर्नड मतलब मेहनत का कि फुकट का? मेहनत का मतलब क्या मैंने कोई गुड या सर्विस क्रिएट किया कि विदाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो कैन आई से अर्नड का मतलब विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेराज अनअर्नड का मतलब क्या होता है? इट इज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ गैस गुड्स एंड सर्विसेज. बोल बेटा, अगर विथ एक्सचेंज है इसका मतलब ये कौन सा एक्टिविटी है? मस्त. प्रोडक्टिव बोला, बट इकोनॉमिक्स में कौन सा वर्ड यूज करने का? मस्त वर्ड. सो कैन आई से इट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेराज अनअर्न्ड इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक? तो मेरे को एक एग्जांपल दो ना अर्नड इनकम का और एक एग्जांपल दो अनअर्न्ड इनकम का. प्रॉफिट्स इज अर्नड इनकम. और कोई? सैलरी इज एन अर्नड इनकम. wages is an earned income, rent is an earned income, interest is an earned income. मैं ये लेक्चर लेकर जो पैसा कमा रहा है वो आपके घर पे आपके डैड, तेरे डैड क्या करते हैं? लोचा हो गया नहीं, सॉरी ब्रो. मतलब मेरे को नहीं पता था. आई डिडंट वांट टू टच द सेंटिमेंटल वैल्यू, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड. मैं क्या बोल रहा था? अबे डैड मेरे को याद है पगले. हाँ, तेरे डैड क्या करते हैं? हाँ, ज्वेलरी का बिजनेस है. तो अगर तेरे डैड का ज्वेलरी का बिजनेस है, खुद का है, जॉब करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, तो वो अर्नड है. अच्छा, घर पर मम्मी को भी पैसा मिलता है. मम्मी को पैसा कौन देते? पप्पा देते हैं. पप्पा ने मम्मी को जो पैसा दिया वो अर्नड है क्या अनअर्नड है? अर्नड है. मम्मी ने घर पर झाड़ू पोछा लगाया, इसके लिए मम्मी को पैसा मिलता है.
नहीं, पप्पा मम्मी को पैसा आउट ऑफ सैलरी, आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, खौफ। खौफ के मारे जो पैसा दिया, लव केयर अफेक्शन के मारे जो पैसा दिया, उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड। अच्छा, ये तेरा नाम क्या है? ऐसे खुश होके बोल रहे हैं साहिल। तो साहिल, तेरे घर पर कोई हाउस हेल्प है क्या? हाँ, मतलब तू नहीं है? हाँ, मतलब तू काम वाला, काम वाली बाई है। अच्छा, चलो, वेरी गुड। तो क्या पप्पा तेरे घर पर जो हाउस हेल्प आता है उसको सैलरी देते? क्यों? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर। शिव 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 शिव, पप्पा को काम वाली बाई का डर है, देवा रे देवा। मतलब कहने से हाउस हेल्प को पैसा क्यों मिला? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस, गुड्स, अरे अरे ये तू भावनाओं को नहीं समझ रहा है। कहने का मतलब या तो गुड या तो सर्विस, उसके एक्सचेंज में कुछ होएगा तो वो अर्नड है। मम्मी को जो पैसा मिलता है वो अर्नड नहीं है। अब जैसे कि देखो, तुम्हारी दीदी, मेरी बीवी, बहुत पैसा डालती है, तो कैसा है ना, मेरे को थोड़ा भूलने का आदत है। और मैं क्या करता है मालूम है, जब भी पैसा होता है ना तो मैं जेब में ही रख देता है, या तो शर्ट के या तो पैंट में। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कपड़े धोने के अंदर गए, साथ में पैसे भी धुल गए। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। और एक बार तो कुछ 5-7 हजार रुपया जेब में ही रह गया था। तो मैंने मेरे वाइफ को बोला चेक करके डालने का ना। तो वो मेरे पर, मेरा लव मैरिज है, वो मेरे पर चढ़ गई, अबे तू चेक कर ना। मैं तो कपड़ा धोने का काम कर रही है ना, मैं थोड़ी ना चेक करेगी कि जेब में है कि नहीं है। तो हम लोगों ने एक डील साइन किया कि इफ द पैंट और द शर्ट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, मीन्स दैट यू डोंट हैव टू चेक इट एंड यू कैन पुट इट डायरेक्टली फॉर वॉशिंग, विच मीन्स मैंने उसमें से पैसा निकाल लिया है। और दूसरा, अगर कपड़ा कहीं लटका हुआ है तो तू उसको प्लीज चेक करना और उसके बाद वो धोने में डालने का, ये हमारा डील है। तो आज से 1 साल पहले, ऐसा तो बहुत बार होता रहता है, पर 1 साल पहले व्हाट्सएप प्रूफ है मेरे पास। लेक्चर ले रहा था, लेक्चर के बीच में से दीदी का मैसेज आया, ऐसा बैक टू बैक कैसा आता है, टिंग 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 टिंग, वैसा, धन लाभ धन लाभ धन लाभ धन लाभ। तो उसको धन लाभ हुआ, मतलब उसको पैसे मिले। तो मैंने उसको बोला, अरे पैसा लेने का नहीं, वो पैंट लटका हुआ था, वो नीचे है। अच्छा, उसमें भी डील कैसा था, अगर तेरे को नीचे पड़े हुए पैंट में पैसा मिला तो वो पैसा तेरा, पर अगर वो पैंट कहीं लटका हुआ है, कहीं हैंग कर रहा है, तो यू कैन नॉट टेक दैट मनी। तो दीदी बोलती है, माई मॉर्निंग हैज स्टार्टेड इन अ वेरी प्रॉस्परस वे बिकॉज शी गॉट 400 रुपीज फ्रॉम माई वॉलेट, मतलब फ्रॉम माई पैंट। तो अब मेरे को एक बात बताइए, जो 400 रुपए का धांधलेबाजी किया है, ये तुम्हारी दीदी का अर्नड इनकम है कि अनअर्नड इनकम है? और वो जो 400 रुपया मैंने मेहनत से लेक्चर लेकर कमाया था, वो अर्नड इनकम इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अनअर्नड इनकम इज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो टोटल कितना टाइप्स ऑफ इनकम आया? 10 आया। चल, पहला पर्सनल या तो डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा वाला या तो फ्लक्चुएटिंग इनकम, तीसरा जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनीबडी ऑफ यू इज विलिंग टू डू अ सीए का कोर्स, सीए, सीएस, एमबीए, कोई भी कोर्स, इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है, 12वीं करेगा सब लोग, 12वीं में भी है वो, मनी इनकम एंड मनी इनकम इज द इनकम दैट वी रिसीव, whereas real income is your खरीदने की, it is your value of पैसों की कीमत, which is dependent on the higher the price, lower is the purchasing power, lower the price, the relationship is inverse। फिर नेक्स्ट जोड़ी नहीं था, पर जोड़ी वाला अगर बोलने का रहेगा तो पहले अर्नड और, सो टोटल 8 हो गए, और 2 आया, एक का नाम कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, एक का नाम रेसिडुअल इनकम। आर वी ऑल क्लियर? आर वी श्योर? आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक नोट्स ऑफ दिस एंड देन रीड क्वेश्चन नंबर 12।
पहले ये लिख लो। यस सर। बेटा रेसिड्यूअल इनकम वो होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद मिला, जबकि पर्सनल इनकम तो कोई भी सोर्स से हो सकता है। डिस्पोजेबल इनकम का बात कर, जो भी मेरा इनकम है माइनस टैक्स करने के बाद मिला, तो वो रेसिड्यूअल थोड़ी हुआ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ? ऑल द टैक्सेस, ऑल द इनकम माइनस टैक्स। जबकि रेसिड्यूअल इनकम का मतलब क्या हो गया? सारा पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ। सो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। मैंने तुम लोगों को नोट्स पहले भी लिखवाया है, राइट? मैंने शायद तुम लोगों को से लिखवाया रहेगा एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन, एडम स्मिथ का डेफिनेशन, ये लिखवाया है। साइंस ऑफ, हाँ परफेक्ट। तो वो डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसने दिया था? पॉल सैमुअल्सन। उसके बाद मेरे को चाहिए कि आप ये वाला नोट्स बनाओ। बहुत सारे लोगों को मैं इस क्लास में आज पहली बार देख रहा है। आई डोंट नो हाउ यू ऑल आर मैनेजिंग। जैसे कि तेरे पीछे वाली औरत ब्लू कलर के टी शर्ट में जो बैठी है, वो वर यू देयर इन द लास्ट क्लास? ओके देन नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर मिला था, तुमने वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था, तो ठीक है। टोटल आई थिंक टुडे इज द 4th लेक्चर। कौन से लेक्चर का नहीं है? हाउ वुड आई नो? 9 तारीख को तो पहला लेक्चर था। हाँ हाँ ओके, तो सेकेंड लेक्चर का डेट क्या है वो टाइम टेबल में आता है ना, वो डेट देख ले एंड मैम से मांग ले, मिल जाएगा तेरे को वीडियो। तो मैं एक काम करता हूँ, तेरे को कौन से आंसर्स का लेक्चर नहीं मिला है? हाँ तू मुझे बता दे, मेरा और बहुत सारे ब्रांचेस पर लेक्चर चल रहा है, तो मैं कोई तो ब्रांच का लेक्चर तेरे को दे देगा। सो एज फार एज आई रिमेंबर बेटा, यू आर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास। तो तेरे को वो वाला वीडियो चाहिए? वो वाला है तो फिर तेरे को उसके पहले वाला क्यों चाहिए? उसके पहले वाले में तो तू प्रेजेंट था। हाँ तो फर्स्ट लेक्चर देख, मैं तेरे को बताता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या कंप्लीट किया था? वी हैड कंप्लीटेड ऑल द डेफिनेशंस, क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तो एक लेक्चर है ना 2 बार रिपीट हुआ है। सो भले ही टोटल 4 लेक्चर हुआ रहेगा, बट 1 लेक्चर वॉज डन ट्वाइस। सो टोटल अगर लेक्चर वाइज बात करूं तो 4 हुए, कॉन्सेप्ट वाइज 3 ही हुए। तो do you have 3 videos? Then there is no problem, which means all the answers are covered. मैडम आपको समझा है? लास्ट बेंच आज जो पहला दिन लेक्चर में बैठे हैं वो आपका नाम? द्विति। ओके द्विति, आई होप वी आर क्लियर बेटा एंड यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी लेट मी नो, बिकॉज ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आएगा ना तो तेरे को 12वीं आएगा, ये नहीं आएगा ना तो तेरे 12वीं के भी वांदे हो जाएंगे। सो प्लीज एंश्योर कि आपको इस चैप्टर के पहले तो आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को पूछ रहे हो। क्या आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं कि बाकी है? एक भी नहीं देखा है तो आज तेरे को पहला 15 या 20 मिनट में क्या समझा रहेगा, आई रियली डोंट नो। श्योर है? क्योंकि बेटा वो पढ़ाने के लिए मेरे को 2 घंटा लगा था, जो मैंने 15 मिनट में रिवाइज किया है। एक बार प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। दिवित ना तेरा नाम? सॉरी देखा ना? ओके नाम बता ना, ऐसा गुस्सा क्या? वो भूल गया ना मैं नाम, मेरे का थोड़ा HTML है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरे को। ओके मिलित, ये मिलित ऐसा मिलिंद रख देता। अच्छा ये बाजू वाले का नाम? रौनक। रौनक तूने भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखा हुआ है? श्योर है? ओके। ये और कौन था? 4 लोगों का हाथ ऊपर था।
हाँ दीदी, निधि, निधि दीदी, समझ में आया? श्योर है तू? मे गॉड ब्लेस यू। तो तेरे को चाहिए ना तो तू एक बार सारे आंसर्स देख लेना, सारे वीडियोस में कौन से लेकर कौन से तक हुआ है। किसी का अगर मिसिंग रहेगा तो वी विल अरेंज फॉर दैट वीडियो, बट आई फील दैट नो वीडियोज आर मिसिंग, क्योंकि एक लेक्चर में क्वेश्चन 1 से 6 किया था, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 2-3 कॉन्सेप्ट्स किए थे, और आज तो मैंने अभी तक तेरे को सिर्फ 2 ही आंसर पढ़ाया, एक वो कलेक्टिव वांट, इंडिविजुअल वांट वाला, और एक ये वाला। I am giving you time to study 2 answers. I will be providing you with a loose sheet. You are supposed to write those 2 answers. Once you all are done with this, let me know. Zoom करने का है? क्या करूं बेटा? Zoom ना, हाँ वही तो पूछा तेरे को। Is this better? बेटा गैस मत लिखना, गुड्स एंड सर्विसेज लिखना। Shall I give you the answers which you are supposed to study? Okay. So जिसका भी ये लिखने का पेंडिंग है पहले लिखो, जिसका भी लिख कर हो गया है आप लोग एक आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 7, और एक आंसर आप लोग करोगे जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। और ये दोनों आंसर्स आप लोग अभी आज क्लास में लिख कर जाओगे विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। इट इज अ टेस्ट, बट थैंक मी दैट आई एम गिविंग यू टाइम टू स्टडी। तो सरप्राइज टेस्ट है, बट विथ सम टाइम यू कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 15 to 20 मिनट्स 2 आंसर पढ़ने के लिए। मैं 12:15 बजे को तुम लोगों को एक लूज शीट हैंड ओवर करेगा, और तुमको वो आंसर्स, लूज शीट नहीं भी दिया आपने, नोटबुक में लिखोगे तो भी चलेगा, बट इट कैन नॉट बी विद द यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। यू हैव 20 मिनट्स फॉर 2 आंसर्स। स्टार्ट प्रिपेयर। वो बाकी है लिखने का, सॉरी। तो लिख, तो लिख, बस यही मेरे को तेरे को ऐसा सीखना था कि सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होती है। Four mark answer should be approximately 1.5 page. So 1 point can be explained in 3 to 4 lines, should be enough. Introduction should be there for 5 to 8 lines. इतना तो आराम से हो जाएगा, डेफिनेशन में ही 3 लाइन हो जाएगा। किसने कॉन्सेप्ट दिया, कौन से ईयर में दिया, उस आदमी का नाम क्या है, कौन से लैंग्वेज में दिया, ये सब लिखेगा तो 5 लाइन तो इजीली हो जाएगा। हो गया? तो मेरे को पेपर दे और जा। हाँ, यस, डन। लेक्चर वॉज स्टिल 1 ओनली, राइट? 11 to 1 था, 12:45 को तेरा हो गया, ठीक है।